हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम आपका क्या है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और इसे आप दूसरे नाम से क्या जानते हो, इसको आप कहते हो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। ये इसका दूसरा नाम है, बट हमारा जो हम पढ़ते हैं दोनों सेम ही होता है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन, ये आपका दोनों सेम होता है। और अगर यहाँ पे कोई आपका यूबीटीआर या फिर बीटीयूपी बोर्ड का है या फिर कोई भी और अदर पॉलिटेक्निक बोर्ड का है, तो मैं बता दूं कि सबके लिए आपका जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो सिलेबस होता है वो सारा सेम होता है। और जितना मेरे सब चैनल पे आपके जो भी सब्जेक्ट कवर होते हैं ना, उन सबको जो सिलेबस होता है 80 to 90% आपका जो सिलेबस होता है वो सारे पॉलिटेक्निक के लिए सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अब इससे हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी क्या, मतलब हमें समझ नहीं आया। चलो ठीक है, हमने सर्वे पढ़ लिया कि हमें मतलब कहीं पे अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पे पहले सर्वे करना है। चलो ठीक है कि हमने वहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में जान लिया कि हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमें किस तरीके से उसको बनाना है या फिर किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है, वो हमने जान लिया। अब बारी आती है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। यार एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आया क्यों आपके सिलेबस में? आपने कभी सोची इस चीज़ कि आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्यों आया? तो मैं इसका आपको सिंपल सा पहले मतलब समझाता हूँ, फिर आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि मतलब इसमें करते क्या है। तो देखो, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्या है कि मान लो आप कहीं पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ये आपका मैप का एरिया है। अब आपको आपको पता तो होगी ना एक बार कि आपको कितनी आपको वहाँ पे ईंट चाहिए, कितनी आपको बजरी चाहिए, या फिर कहो कितनी आपको ब्रिक चाहिए, कितना सैंड चाहिए, कितना आपको ग्रेवल चाहिए। तो ग्रेवल, सैंड, आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो आपको किस क्वांटिटी में चाहिए, और आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट लम सम या फिर अप्रॉक्स कितनी होनी चाहिए। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता तब चलेगा ना जब हम उसका एक बजट बनाएंगे। तो उसको हम एस्टिमेट करना कहते हैं कि मतलब हम एक एस्टिमेट बजट बनाते हैं या फिर हम एस्टिमेशन करते हैं कि हमारा कितना लागत इस पे लगेगी या फिर कितना हमारा खर्च आएगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट से एक बात कहना चाहूंगा कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जो जो यहाँ पे बताऊंगा मैं उन सब चीजों को आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपको दोबारा ये चीजें ना लिखनी ना पड़े और आप इसके बाद इसको सिरे रिवाइज कर सको। अब यहाँ पे एस्टिमेट को मैं आपको या फिर जो आपका एस्टिमेशन है इसको आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। अब मान लो कि जैसे मेरा ये सेटअप है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा। तो अगर मुझे इसे हटाना है तो मुझे यहाँ पे सामने एक और ट्यूबलाइट लगानी पड़ेगी या फिर एक और एलईडी पैनल लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए मेरी जो कॉस्ट है मेरे को लगानी पड़ेगी या फिर मेरे को अपने आप से कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो ये तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन कहीं पे क्या है कि अगर मैं पूरा अपना जो ये जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको अगर अपग्रेड करना है तो मुझे पहले एक ना इसका पूरा खर्चा निकालना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पे मेरी अगर एक एलईडी लगेगी या फिर आपकी ट्यूबलाइट लगेगी तो कितना खर्चा होगा, या फिर यहाँ पे आपकी एक ट्यूबलाइट लगेगी या फिर एक एलईडी बल्ब लगेगा तो कितना खर्चा होगा। तो मुझे वो हिसाब तो करना पड़ेगा, चाहे वो छोटा सा हिसाब क्यों ना हो। तो एस्टिमेट का मतलब भी सेम वही होता है कि एस्टिमेट क्या होता है कि आपकी एक प्रोबेबल या फिर संभावित लागत जिसे कहते हो ना, संभावित कहो इस शब्द ज़्यादा सही है, या फिर अप्रॉक्स मतलब लमसम या फिर अप्रॉक्स मान के चलो कि आपकी इतनी कॉस्ट आ सकती है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जो आपका एस्टिमेट होता है वो आपकी लमसम या फिर आपका अनुमानित कॉस्ट होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्य की या फिर प्रोजेक्ट की। और इसी को हम आपकी जो ये प्रोसेस होती है ना, जब हम इसको करते हैं तो इसको आपका एस्टिमेशन कहते हैं। एस्टिमेशन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्क या फिर प्रोजेक्ट की संभावित लागत या फिर अप्रॉक्स कॉस्ट होगी, और जब हम ये करेंगे ना एस्टिमेट वाले जो ये कार्य करेंगे इसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। ये मैंने लिख नहीं रखा है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक टर्म में। अब किसी को इतना बेसिक भी नहीं आ रहा ना समझ, तो मेरे हिसाब से तो आपको पहले ना आपको सेकेंड ईयर के लेक्चर देखनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी आगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज कैलकुलेटेड बिफोर द कंस्ट्रक्शन वर्क। याद रखना कभी भी आपको जो एस्टिमेशन होता है ना, ये नहीं है कि आपने अपना कार्य शुरू कर दिया एक एरिया पे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये आपका एरिया है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने एरिया पे काम शुरू कर दिया और आपने क्या कहते हैं आपने वो आइडिया नहीं लगाई कितना कॉस्ट आएगा। अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर आप एस्टिमेट नहीं बनाओगे तो नुकसान क्या होगा कि आपका जो इसका जो टोटल आपका खर्च आएगा या फिर टोटल जो अमाउंट बनेगी ना, टोटल जो अमाउंट होगा आपका वो हो सकता है कि 10 से 15% ज़्यादा होगा जितना आपने आइडिया लगाया होगा। तो एस्टिमेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका क्या है, फॉर कॉस्टिंग ऑफ वर्क क्वांटिटी ऑफ वर्क इज मल्टीप्लाइड बाय सुटेबल रेट टू गेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हमें किसी प्रोजेक्ट की या फिर किसी भी हमें कोई कार्य है कंस्ट्रक्शन का उसकी हमें कॉस्ट जाननी है, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट सा फॉर्मूला लिखता हूँ कि अगर हमें कॉस्ट पता करना है तो जो हमारा क्वांटिटी ऑफ वर्क है मतलब कितना हमारा कार्य है, तो यहाँ पे
क्वांटिटी ऑफ वर्क लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपका रेट से। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने नोट में कि मतलब अगर हमें ना टोटल हमें अगर मान लो कि हमें किसी भी कार्य की या फिर कॉस्ट निकालनी है या फिर हमें कॉस्टिंग का कार्य करना है कि मतलब कितनी हमारी लागत आ सकती है। एस्टिमेट करना अलग चीज़ हो गया, एस्टिमेट बहुत डिटेल होता है। अगर हम लमसम मतलब कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, जितना हमारा क्वांटिटी ऑफ वर्क होगा कि मतलब हमें कितनी क्वांटिटी में कार्य हमें कितनी क्वांटिटी में कार्य करवाना है, उसका अगर हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपका कॉस्ट बताएगा आपको। ये एक आपका एक जनरल सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना इससे आपका क्या होगा, इससे आपका बेस क्लियर होगा। अगर बेस क्लियर होगा तो फाउंडेशन अच्छी बनेगी, और अगर फाउंडेशन अच्छी बनी तो आपको जो सुपर स्ट्रक्चर है वहां पे ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपका सुपर स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में आप हो। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चीजें अच्छे से समझोगे ना तो आपकी जो फाउंडेशन है वो अच्छे से बनेगी, तभी तो आप आगे जाके इसको और डिटेल में समझ पाओगे, और तभी जाके आपका इस जो सब्जेक्ट है आपका QSB या फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसको आप अच्छे से पेपर में करके आओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आपका सब स्ट्रक्चर बनेगा और फिर सुपर स्ट्रक्चर आपका स्ट्रांग रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई जो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ था कि आपका जो एस्टिमेट होता है ना वो प्रोबेबल कॉस्ट होता है या फिर संभावित लागत होती है किसी कार्य की, जो आपकी होती है बेस्ड ऑन ड्राइंग। अब आप कई बार ऐसे करते हो ना, यहाँ पे बेस्ड ऑन ड्राइंग इसी के साथ आप ऐड कर सकते हो। बेस्ड ऑन ड्राइंग मतलब ड्राइंग के ऊपर भी निर्भर करती है चीज़ें, कि आपका जैसे एरिया है ना, यहाँ पे आप ड्राइंग बनाओगे तो यहाँ पे एरिया भी तो लिखोगे ना कि कितना आपकी डिस्टेंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एरिया निकालोगे। अब एरिया निकालोगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपका 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी आपकी ब्रिक्स लगेगी, कितना आपका क्वांटिटी ऑफ सैंड, मोटार या फिर ये सब चीज़ें लगेगी। तो इसीलिए आपका एस्टिमेट का मतलब क्या होता है कि एक संभावित लागत होती है जो आपको कहाँ से पता चलती है, ड्राइंग से पता चलती है, या फिर जब का मटेरियल यूज हो रहा है, जब का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, जैसे आपका सीमेंट हो गया, आपका एग्रीगेट हो गया, आपका काफी सारी चीजें आती है इसमें से, आपका सरिया हो गया, आपका जैसे कि आपका सैंड हो गया, आपका ग्रेवल हो गया, ये सब चीजें होती है मटेरियल्स में सब आता है। लोकेशन ऑफ वर्क यानी कि आपका कहाँ पे कार्य करवा रहे हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे कार्य करवा रहे हो जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क करना थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पे ऐसा ही एटसेट्रा, मतलब यहीं पे ये चीज़ है कि आपका जो एस्टिमेट होता है वो संभावित लागत होती है, ड्राइंग के बेस्ड पे होती है, आपका कितना मटेरियल इस्तेमाल होना है और आपका कार्य कहाँ पे होना है। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि आपका एस्टिमेट क्या होता है, बेसिक्स समझा रहा हूँ मैं। जब आपका बेस क्लियर होगा ना तभी आप आगे चीज़ें समझ पाओगे। अब यहाँ पे आता है क्वांटिटी सर्वे, जो कि आपका क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन है ना। अब क्वांटिटी सर्वे के बारे में अगर हम पढ़े तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्किंग आउट द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क। यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन आप थोड़ा समझना इसको चीज को कि आपका क्वांटिटी सर्वे में क्या होता है, हम जितना भी आपका एग्जैक्ट क्वांटिटी होता है ना आपका किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसे कि हमारा एरिया है, यहाँ पे हमारे कितनी आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इस्तेमाल होना है उसका हम एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालते हैं। यही आपका क्वांटिटी सर्वे होता है कि वर्किंग आउट मतलब पता करना या फिर ढूंढना या फिर निकालना एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क, यानी कि वेरियस जो आपके भिन्न भिन्न प्रकार के आपके जो मटेरियल्स होंगे ना या फिर जो आपके कार्य सामग्री होगी उनका आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी या फिर एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है कि आपकी कितनी लगेगी वो। तो ये आपका समझ आ गया। अब एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, देखो एक्चुअल कॉस्ट और प्रोबेबल कॉस्ट। प्रोबेबल कॉस्ट आपकी क्या होती है, एस्टिमेट होती है। एक्चुअल कॉस्ट आप कभी भी ना शुरुआत में नहीं पता कर सकते हो, ये चीज़ ना कहीं पे भी नोट डाउन कर लो इस चीज़ को, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट होगी ना वो आप शुरुआत में कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ आपका एक्स्ट्रा आपका ऐड होगा ही होगा। चाहे आपका कह लो कि आपका मटेरियल वेस्टेज होगा या फिर आपका मटेरियल का लॉस होगा, वो भी आपका ऐड हो सकता है कि वहाँ पे मिसलेनियस चार्जेस होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना एग्जैक्ट क्वांटिटी आप जो होती है, एग्जैक्ट कॉस्ट जो होती है आप सर्वे की, वो आप कंस्ट्रक्शन से पहले नहीं निकाल सकते हो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो वाली कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट होती है जो आपका कंस्ट्रक्शन करने के बाद जस्ट आपको पता चलती है। एक्चुअल कॉस्ट तभी पता चलेगी ना जब आपका कंस्ट्रक्शन कार्य पूरा होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन चीजों को जो भी यहाँ पे समझा रहा हूँ उन चीजों को आपको नोट डाउन करना है एज इट इज, कोई अपने आप से दिमाग नहीं लगाना। जो जो पॉइंट मैंने कहे उनको आप नोट डाउन करो यहाँ से। इसके अलावा अगर कुछ समझ नहीं आया तो वीडियो में बैक जाना, बहुत ही ईजी टर्म में समझा रखा है, और आप चाहे तो इस चीज का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि एस्टिमेट होता क्या है, लेकिन अब हमें पढ़ना है कि हम एस्टिमेट करते क्यों हैं, मतलब हमारा एस्टिमेट करने का पर्पस क्या होता है, या फिर कहो कि उद्देश्य क्या होता है हमारा एस्टिमेट करने का, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे इन सब पॉइंट्स को आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि इट गिव्स द आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ वर्क एंड कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि हमारा जो एस्टिमेट हम करते हैं या फिर जो हम एस्टिमेशन की प्रोसेस को करते हैं वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे कार्य जो हमारा होगा ना उसकी लागत कितनी होगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ वर्क कितना होगा, हमारा जो काम या फिर जो कार्य होगा उसमें हमारी कितनी रकम लगेगी। और ये हमारा एक और चीज़ बताता है कि हमारा कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब आपका कितने समय में या फिर कितने टाइम तक आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, वो आपका कौन बताता है, आपका एस्टिमेशन बताता है। यहाँ पे लिख रखा है कि एन एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वाइटिंग द टेंडर एंड कोटेशंस एंड टू अरेंज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे दो नए टर्म आपने समझे होंगे। यहाँ पे आपका एक टेंडर हो गया और दूसरा आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो टेंडर होता क्या है, टेंडर अगर आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको बताऊं टेंडर क्या होता है तो टेंडर का सीधे सीधा मतलब क्या है कि टेंडर एक फॉर्मल आपका प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे आप जो आपके ठेकेदार होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको आप इन्वाइट करते हो ताकि वो वहां पे बोली लगा सके। बोली मतलब किस पे लगा सके वो, कि हमारा जो आपका एक प्रोजेक्ट होता है ना तो कौन उसे कम रेट में करके दे और आपको सही समय पे आपको करके दे। यानी कि हमें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो कि हमें हमारा बजट के अकॉर्डिंग करके दे वो कार्य और हमारा समय पर दे काम पूरा करके। तो इसलिए हम आपका टेंडर प्रोसेस करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट सेम वही होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपका ठेकेदार या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर और आपका जो क्लाइंट होता है, यानी कि जो कार्य करवाना चाहता है, उन दोनों के बीच एक आपका समझौता होता है जिसमें कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है यानी ठेकेदार होता है, उसको समय पे अपना काम पूरा करना होता है अपने क्लाइंट के लिए। जो आपका काम जिसका काम वो कर रहा है ना उसको क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो हमारा जो एस्टिमेट होता है वो जरूरी होता है ताकि हम जो टेंडर होता है वहां पे आपके कॉन्ट्रैक्टर को इन्वाइट कर सके और कोटेशंस यानी कि प्राइस वगैरह हम डिस्कस कर सके, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब आप वहाँ पे ना अपना प्राइस को फिक्स रखोगे और आप देखोगे कि दूसरे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कितने रुपए में या फिर कितने आपके अमाउंट ले रहे हैं ताकि आपका जो काम है वो कर सके। तो ये आपका टेंडर की प्रोसेस होती है। और जब आपका क्या होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर और आपका क्लाइंट के बीच समझौता हो जाता है, मतलब बिडिंग प्रोसेस होती है। बिडिंग मतलब बोली लगाना। तो जब बोली लग जाती है, तो उसके बाद जो ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो दोनों के इससे साइन किया जाता है, आपके क्लाइंट से भी और आपके कॉन्ट्रैक्टर से भी। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एन एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है कहीं पे, तो उसका अगर आपको वैल्यू निकालने की इसका क्या मूल्य आएगा आज के टाइम पे, तो वो आपका कौन बताता है, आपका एस्टिमेट। एस्टिमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे कि आपका जो एस्टिमेट है वो आपका जो कार्य है उसमें कितनी लागत आएगी, कितनी कॉस्ट होगी वो बताता है, और कब तक आपका जो कार्य है वो कंप्लीट होगा ये आपको बताता है। इसके अलावा टेंडर प्रोसेस के लिए आपका एस्टिमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंडर में क्या होता है कि आप ना टोटल एक बजट बनाते हो अपना, और बजट कब बनाओगे, जब आप एस्टिमेट करोगे। तो इसलिए एस्टिमेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट क्या है कि एन एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का यहाँ पे जो अर्थ है ना वो आपका खर्चा होगा, जितना आपका खर्चा आता है। अब देखो, अगर आप बिना एस्टिमेट बनाए अपना कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू करोगे तो वहां पे आपका खर्चा ना बहुत ज्यादा आएगा। कम तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आपका बढ़ेगा जरूर। कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा जरूर। तो इस एस्टिमेट इसलिए भी आपका आवश्यक होता है ताकि आपका जो खर्चा है उस पर आप नियंत्रण रख सको या फिर कंट्रोल रख सको। तो ये आपको 4 पॉइंट या फिर आपके यहाँ पे जो 4 पॉइंट आपको, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे एकदम अच्छे तरीके से। किसी को अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो में बैक जाना, वहां से दोबारा देखना। मैंने एक एक टर्म को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पे हमारा एक थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आता है कि यहाँ पे हमें जो आपका होता है, जो आपका कंस्ट्रक्शन जो कार्य होता है ना, जहाँ पे आप मतलब कार्य करवाते हो कंस्ट्रक्शन का, तो वो कुछ स्टेजेस में होता है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो यहाँ पे मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं आपको कंटेंट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपका पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक के लिए नहीं, बल्कि ये आपका एसएससी जेईई तीनों के लिए आपका सेम ही रहेगा। यानी कि ये जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ना, ये अगर आप पॉलिटेक्निक का पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए कंपलसरी होगा सारी चीज़ें पढ़ना। अगर आप बीटेक के लिए कर रहे हो या फिर आप एसएससी जेईई की तैयारी के लिए आगे अगर आप सोच रहे हो ना, तो सारा कंटेंट आपका सेम ही रहेगा। जितने भी चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको ना इन सब चीज़ों को नोट जरूर करना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारे जो स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन का कार्य होता है ना वो कितने चरणों में होता है या फिर कितने स्टेजेस में होता है। तो पहला आता है आपका प्लानिंग स्टेज। अब देखो, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि प्लानिंग मतलब क्या है, कि इसमें हम पहले सारी चीज़ों को पहले हम अनुमान लगा लेते हैं, या फिर हमें जो भी हमें प्लान करना है पहले से कि कार्य कैसा होगा, तो वो सारा जो कार्य होता है हम इस
स्टेज में करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशिएशन ऑफ प्रपोजल, यानी कि जो हमारा प्रस्ताव है उसको हम, जो हमारा प्रपोजल होता है ना, यानी कि प्रस्ताव होता है, उसको हम जारी करते हैं। इनिशिएशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जारी करना हो गया आपका प्रस्ताव या फिर आपका प्रपोजल जो होता है। यहाँ पे और क्या क्या होता है, सर्वे और एंड अदर वर्क, यानी कि आप कहीं पे अगर कार्य शुरू करोगे ना तो उससे पहले आप वहां पे सर्वे वर्क करोगे। यानी ये मैंने आपको सर्वे में पढ़ाया है कि अगर आप कहीं पे भी अपना काम शुरू करोगे कंस्ट्रक्शन का, तो वहां पहले आप सर्वे वर्क करोगे। एग्जाम्पल के लिए सबका वाटर टैंक, आपको कहीं पे अगर सर्वे वगैरह करना है तो वहां पे आपको कुछ चीजें की आवश्यकता होगी, जैसे कि वाटर टैंक की हो गई, या फिर आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि बिजली वगैरह की जो व्यवस्था होगी वो आपको चाहिए होगी। इसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है टेंडर से जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो आपके जो स्टेजेस होती है ना, वो सारा आपका प्लानिंग में आता है। तो ये आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो भी आपके रिसोर्सेस है ना उनको मैनेज करना, कि मतलब कोई चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे अच्छी तरीके से मतलब मैनेज करना, ताकि वो कंस्ट्रक्शन के कार्य में अपना इस्तेमाल कर सको। यही आपका रिसोर्स मैनेजमेंट है। इसके अलावा आपका प्री कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, प्री कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिख रखा है कि गैदरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, यानी कि आपका जितने भी रिसोर्सेज वगैरह, जितने भी आपको, जैसे कि आपका सीमेंट हो गया, आपका एग्रीगेट हो गया, आपका सैंड हो गया, जितने भी आपको कंस्ट्रक्शन के आइटम्स चाहिए उनको हम रिसोर्सेज कह रहे हैं। तो उन सबको इकट्ठा करना और कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि आपस में तालमेल करना। जैसे कि आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि आप कहीं पे मिक्सिंग कर रहे हो, तो उसके बाद आपको जब का कंक्रीट कहीं पे प्लेस करना होगा, तो इन सारी एक्टिविटीज को मतलब आपस में इनको कोऑर्डिनेट करना, यानी कि इनका आपस में जो मतलब आपका कोऑर्डिनेट है, यानी कि आपका संपर्क जो है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए आपके जितने भी कार्य होंगे एक्टिविटीज का। और सीधे से अगर आप लिखना चाहो तो अरेंजमेंट वगैरह, कि मतलब आपको सारी चीजें अपने साइट पे अरेंज वगैरह करनी है। यहाँ पे तीसरा प्रोसेस क्या आती है आपकी, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट आपको अगर समझ नहीं आया तो ये वाली क्या स्टेज होती है, ये आपकी परचेस प्रोसेस होती है। यानी कि यहाँ पे जो होता है आप इक्विपमेंट को या फिर सामान को खरीदते हो, मतलब आपने एस्टिमेट तो बना रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जितने भी इक्विपमेंट आपको चाहिए, जैसे कि आपको मिक्सर चाहिए, कंक्रीट मिक्सर चाहिए, तो वो सब सारी चीज़ें, और जितने भी आपको मटेरियल, जैसे कि आपको सरिया वगैरह चाहिए, स्टील बार चाहिए, तो वो सब आप इस प्रोसेस में आप खरीदते हो या फिर इस स्टेज में आप खरीदते हो। और चौथा आपका आगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब जिस समय पे आपका जो कार्य हो रहा है वो आपका कंस्ट्रक्शन का कार्य आपका चल रहा है, यानी कि आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। और आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो आप समझ गए होंगे कि मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद वाली फेज होती है। मतलब वहां पे क्या होता है बेसिकली, अगर आपको बताऊं तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में जो भी अपने मटेरियल्स होते हैं वो अपने परमानेंट तो लिए नहीं होते हैं, वो अपने टेम्परेरी बेसिस पे लिए होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो भी अपने आइटम्स वगैरह लिए होते हैं उनको आप रिटर्न करते हो, और जो भी आपके पास मटेरियल वगैरह बचता है उन सबको आप इकट्ठा करते हो ताकि आप उसे आगे इस्तेमाल कर सको। तो ये 5 स्टेप जो थे या फिर 5 स्टेजेस थी, मेरे को लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसके बाद आपका इस लेक्चर में सिर्फ आपका टाइप्स ऑफ आपका एस्टिमेट है उनको समझाऊंगा। तो इसके बाद आपका ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे आपने ये तो पढ़ लिया कि एस्टिमेट होता क्या है, एस्टिमेट हम क्यों करते हैं, एस्टिमेट में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, या फिर आपकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पे आपका जो टाइप ऑफ एस्टिमेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टाइप ऑफ एस्टिमेट में क्या है कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इनके नाम अभी आपको बताता हूँ और सिर्फ आपको ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे समझाने लग गया तो आपकी वीडियो ना तो आधे घंटे से ज़्यादा की लेंथ हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ना इनको सिर्फ आपको ओवरव्यू देता हूँ, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो यहाँ पे पहला आपका जो एस्टिमेट का टाइप आता है वो है रफ एस्टिमेट। अब रफ एस्टिमेट से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रफ एस्टिमेट है मतलब यहाँ पे कोई मतलब हम प्रॉपर एस्टिमेट तरीके से नहीं बनाएंगे, मतलब हम सिर्फ रफ एस्टिमेट बनाएंगे। फिर जो अंदाजा हम लगाते हैं ना कि इतना खर्चा आ सकता है, रफली मतलब मान के चलो कि इतना अप्रॉक्स आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। तो इतना हम मानते हैं कि मतलब हमारा जो रफ एस्टिमेट है उसमें हमारा टोटल कॉस्ट का हम थोड़ा लगा लेते हैं, आइडिया लगाते हैं, सिर्फ एकदम डिटेल में नहीं बनाते हम। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो रफ एस्टिमेट है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रीलिमिनरी या फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी को यहाँ पे आपका प्रारंभिक एस्टिमेट कहते हैं, मतलब जो शुरुआत में एस्टिमेट बनता है ना, ये वाला एस्टिमेट बनता है आपको शुरुआत में। और याद रखना जो ये आपका रफ एस्टिमेट है ये आपका कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में भी यहाँ से आपका 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। और यहाँ पे क्वेश्चन पता कैसे बनता है कि आपका जो रफ एस्टिमेट है वो आपका टेंडर इश्यू होने से पहले बनता है या फिर बाद में बनता है। तो याद रखना कि जो आपका रफ एस्टिमेट है, ध्यान से सुन लो इस चीज़ को, कहीं पे नोट डाउन कर लो। जब आपका टेंडर की जो प्रोसेस होती है ना उससे पहले जो हमारा एस्टिमेट बनता है, जहाँ पे इनिशिएशन
प्रिपरेशन ऑफ प्रपोजल होता है। तो वो कब होता है? जब हमारा आपका रफ एस्टिमेट बनता है, यानी कि रफ एस्टिमेट आपका टेंडरिंग की प्रोसेस से पहले होता है, जब आपका टेंडर अलॉट होता है ना, तो उससे पहले होता है। दूसरा आपका इसमें आता है रफ एस्टिमेट में आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, और तीसरा आता है क्यूबिक रेट एस्टिमेट। अब प्लिंथ एरिया एस्टिमेट मतलब आपके जो प्लिंथ एरिया तक का जो जितना भी एरिया उसको हम इंक्लूड करते हैं, और क्यूबिक रेट एस्टिमेट में आपकी बिल्डिंग की जो वॉल्यूम होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ इनका। डिटेल एस्टिमेट आपका कब बनता है? जब आपका एक बार स्वीकृति हो जाती है किसी भी प्रोजेक्ट की, या फिर आपका जो कोई भी आपका प्रोजेक्ट है ना, आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, वो किसी को आपका अलॉट किया जाता है, तो उसके बाद आपका ये वाला एस्टिमेट बनता है, डिटेल एस्टिमेट, जहां पे हमें एक हर एक आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, फिर जो कॉस्ट है, हमें दिखाना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके अलावा रिवाइज एस्टिमेट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनको मैं सिर्फ आपको नाम बताता हूँ। रिवाइज एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट को दोबारा से बनाना, क्योंकि कुछ खर्चे अगर एक्स्ट्रा होते हैं तब आपको ये एस्टिमेट बनाना पड़ता है। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कहीं भी आप बिल्डिंग में रहते हो ना, तो वहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज आपका महीने में आपका 1000 रुपये, या फिर आपका सालाना आपका 10 से 12 हज़ार रुपये आपका मेंटेनेंस चार्ज आता है। तो वो सब क्यों होता है? जैसे कि आपके कहीं भी बिल्डिंग पे आपकी पाइप लीकेज हो गई, या फिर आपका कहीं पे आपकी जो वॉल पे कलर वगैरह कराना होगा बिल्डिंग में, या फिर पार्क वगैरह जो भी आपकी सोसाइटी में अवेलेबल होगा ना, तो उन सबका जो खर्चा होता है वो आपका इसमें कैलकुलेट किया जाता है कि आपको कितना खर्चा देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट मतलब आपका सप्लीमेंट मतलब क्या होता है? कोई एक्स्ट्रा आपका एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ आप इंक्लूड करते हैं उसको आप इसमें दिखाते हैं। और आपका एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट मतलब कोई भी आपकी बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन कार्य है, उसको अगर आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो, या फिर बढ़ाना चाह रहे हो, या फिर आप उसको थोड़ा सुधार करना चाह रहे हो, ज़्यादा सुधार करना चाह रहे हो, इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो, तो ये आपके 6 टाइप के आपके एस्टिमेट है। बल्कि कॉलेज लेवल पे ना आपको सिर्फ 5 टाइप के पूछते हैं, ये एक्स्ट्रा आपका कॉम्पिटिटिव तक के लिए पूछता है। तो यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे आपको डिटेल में ये सारी चीज़ समझाऊंगा कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, प्लिंथ एरिया क्या होता है, डिटेल क्या होता है, रिवाइज, एनुअल रिपेयर, सप्लीमेंट्री, ये सब चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 5th सेम के लिए, या फिर जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स है, या फिर किसी भी पॉलिटेक्निक के है, तो उनके लिए मैं ना सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा कुछ टाइम में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ना सॉइल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट वहाँ पे दिख जाए और आपको लेक्चर्स टाइमली आपको मिल सके। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि टाइप ऑफ एस्टिमेट तक आपको पूरी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगाते हो यार, वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम काफ़ी जल्द आपके 1 के सब्सक्राइबर तक पहुँचने वाला है। तो अभी के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।